हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। तो एक बार फिर से आपका मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में आपका मैं वेलकम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम पाठ 12 पादप में जनन उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 जो है पूरा पढ़कर ख़त्म किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला है, जनन जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। दूसरा, ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जनन अंग होता है उनको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, यानी जिनके अंदर केवल एक ही जनन अंग होता है उसको बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। ग, परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम कहलाता है स्वपरागण। क्या कहलाता है? परागण नहीं, स्वपरागण नहीं बोलते, उसको बोलते हैं परागण, यानी परागकणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्पों में परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को बोलते हैं हम परागण। क्या बोलते हैं? परागण। उसके बाद घ है आपका, घ नर और मादा युग्मकों का युग्मन डैश डैश कहलाता है। जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है? निषेचन। क्या बोलते हैं इसको? निषेचन। उसके बाद च है, बीज प्रकीर्ण जल, हवा और जंतुओं के द्वारा या जीवों के द्वारा होता है। तो इसमें तीन आएंगे, जल, हवा और जंतु। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें, प्रत्येक का उदाहरण भी दें। अब मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है। इसमें सबसे पहली विधि अलैंगिक जनन होता क्या है ये बताना है हमें। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें पादपों से नए पौधे जो है बिना बीजों की सहायता से बनते हैं। इसकी विभिन्न विधियां हैं। नंबर 1, कायिक प्रवर्धन। मैंने आपको बताया था कायिक प्रवर्धन क्या होता है। वह प्रक्रिया जिसमें नए पौधे का निर्माण पौधे के कायिक भागों से होता है। और कायिक भाग किन्हें कहते हैं? पौधे के मूल, तना और पत्तियों को कायिक भाग कहते हैं। इसका उदाहरण है आलू यानी तने से, अदरक यानी तने से, शकरकंदी जड़ों से और ब्रायोफाइलम पत्ती से। तो इस प्रकार जो है कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा है मुकुलन। वह विधि जिसमें नए जीव की कोशिका का निर्माण किसी छोटे से प्रवर्ध या मुकुल या कायिक कली के द्वारा होता है उसको बोलते हैं मुकुलन। जैसे ईस्ट कोशिका में नए कोशिकाओं का निर्माण मुकुलन के द्वारा होता है। ये आप चित्र बना सकते हो। यहाँ पे एक कोशिका है, इसका दूसरा भाग जा रहा है, बड़ा हो रहा है, ये नया मुकुल बन जाता है। यहाँ पे मुकुलन की कॉलोनी बन जाती है। तो ये हो गया आपका मुकुलन। और उसके बाद तीसरा है खंडन। मैंने आपको बताया था। तो खंडन में क्या होता है? जब एक जीव टूटकर 2 भागों में जाता है, 2 जीव बनाता है, फिर 2 से 4 बनेंगे। इस प्रकार जो है, यानी जब जिस विधि द्वारा एक जीव 2 खंडों में टूटता है, फिर ये खंड टुकड़ों में टूटकर नए जीवों का निर्माण में बदल जाते हैं, उसको बोलते हैं हम खंडन। जैसे शैवाल और कवक। अब उसके बाद आता है चौथा, बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण क्या होता है? कुछ जीव जो है अपने बीजाणुओं के द्वारा, यानी जब नए पौधे का निर्माण बीजाणुओं के द्वारा हो तो उसको बोलते हैं हम बीजाणु निर्माण। अब इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कुछ जीव जो है बीजाणु हवा में तैरते रहते हैं और हवा में तैरते हुए यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। फिर ये बीजाणु फेवरेबल कंडीशन मिलने पर, यानी उच्च तापमान मिले और आर्द्रता वगैरह कंडीशन अच्छी मिले जहाँ पे पनप सकें, तो यह क्या होते हैं? पनपते हैं और नए बीजाणु अंकुरित करते हैं और इस प्रकार नए जीवों का विकास होता है। उदाहरण के लिए कवक और फर्न आदि। मैंने आपको बताया था ये कवक जैसे इसमें होते हैं, आपके रोटी में फंगस लग जाता है तो वहाँ पे वो उनके द्वारा किसी और दूसरी रोटी में जाता है तो वहाँ पे, या फिर फर्न होता है जैसे मैंने आपको लिंगड़ का उदाहरण दिया था, उसके साथ पत्तियों में जो है दाने होते हैं, वहाँ पे एक कॉलोनी होती है, फिर यह हवा के द्वारा उड़ते कहीं और जाती है और नए जीवों का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, पादपों में लैंगिक प्रक्रम को समझाइए। अब पादपों पे लैंगिक जनन कब होता है? मैंने आपको बताया था लैंगिक प्रजनन का मतलब जब पौधों के नए पौधों का निर्माण बीजों के द्वारा हो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन के लिए 2 जनन यानी नर जनक और मादा जनक दोनों होने चाहिए।
नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज बनाने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और जब युग्मनज बन जाता है तो वह बाद में नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में प्रमुख अंतर बताना है। तो अभी हमने बता दिया, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों जनन यानी मादा जनक और नर जनक की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अलैंगिक जनन में नए जीव सामान्यतः जनक जीव के समान ही होते हैं, ठीक है, जबकि लैंगिक जनन में दोनों जीवों के गुण आते हैं, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं। तीसरा, लैंगिक जनन के उदाहरण है हाइड्रा, ईस्ट, स्पाइर वगैरह आदि, और लैंगिक जनन के उदाहरण है मानव, कीड़े, जानवर आदि। ये सभी जो लैंगिक जनन से जन्म देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसके जनन अंगों को दिखाओ। तो आपने पुष्प का एक काट बनाना, जैसे ये पुष्प बनाया हुआ है, देखिए चित्र में यहाँ पे पुष्प बना हुआ है, इसके लैंगिक जनन अंग दिखाने। तो लैंगिक जनन दो ही होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। तो पहले तो ये तंतु हैं, आपको दिख रहे हैं, ये तंतु जो होते हैं इस तरह से तंतु हैं। ये तंतु ऊपर आपका परागकोश बना होता है, यहाँ पे परागकोश हैं, तो ये कहलाते हैं आपके पुंकेसर पूरा भाग, यानी ये तंतु और परागकोश, इसको बोलते हैं हम पुंकेसर पूरे को। तो ये हुआ आपका नर जनन अंग। और पुष्प के अंदर यहाँ पे बीच में दिख रही है आपको, ये अंडाशय है और ऊपर को वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है। तो इस तरह से ये अंडाशय बन जाता है और वर्तिका, और यहाँ पे वर्तिकाग्र। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये भाग पूरा ये बनता है आपका स्त्री केसर, ठीक है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये बाह्य दल फूल है, इसको बनाने की जरूरत है नहीं, आपको दिखाना है मेन। चलो बना सो, अच्छी बात है। ये आपकी पंखुड़ियाँ होगी और इसमें आपकी ये तंतु है और ये परागकोश है, इनको बोलते हैं आप पुंकेसर। और ये आपकी अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र, ये आपका स्त्री केसर। तो ये दो हुए आपके जनन अंग। इस तरह से आप पुष्प का कलरफुल चित्र बनाकर इन जनन अंगों को दिखा सकते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, स्वपरागण और परपरागण क्या होता है या इनमें अंतर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, जब परागकोश से परागकण उसी तरह के पुष्प के वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम परागण। अब परागण होता है दो तरह का, स्व और पर। तो स्व परागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं स्व परागण। और जब पर परागण में क्या होता है, परागकण दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र जाते हैं, उसको बोलते हैं पर परागण। नंबर 2, स्व परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पर परागण के लिए माध्यम यानी हवा या कीड़े या पानी के द्वारा वो जाते हैं, अपने आप नहीं जाते दूसरे फूल पे, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा, स्व परागण का उदाहरण क्या है, मूंगफली, सूरजमुखी आदि। और पर परागण का उदाहरण है आम, गुलाब आदि के फूल। तो उम्मीद है बच्चों प्रश्न नंबर 6 भी समझ आया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, ये हमने बताना है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निषेचन, जब किसी पुष्प के पुंकेसर से परागकण उड़कर स्त्री केसर के परागकोश पर आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इसके पश्चात जो है नर युग्मक यानी जो परागकण होते हैं उसके अंदर होता है नर युग्मक। नर युग्मक वर्तिकाग्र की वर्तिका से होते हुए, ये वर्तिका होती है, वर्तिका से होते हुए अंदर को जाता है और फिर अंडाशय में मादा युग्मक होता है, उस मादा युग्मक से नर युग्मक मिलता है और ये दोनों आपस में फ्यूज होकर मिलकर युग्मनज बनाते हैं। दो कोशिकाओं वाला युग्मनज बनता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। यानी जब नर युग्मक वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाता है और मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाता है, इसको बोलते हैं निषेचन। तो इस प्रकार जो है वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचता है, यह हुई निषेचन की प्रक्रिया। और इस प्रकार आप चित्र के माध्यम से भी दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7। अब चलिए प्रश्न नंबर 8, बीजों के प्रकीर्ण की विभिन्न विधियों का वर्णन करो। तो बीजों को प्रकीर्ण की विभिन्न विधियां मैंने आपको बताया। नंबर 1, हवा के द्वारा। कुछ पौधों के बीज हल्के होते हैं, तेज हवा आती है, बीज जो है पके होते हैं और एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान चले जाते हैं। इस प्रकार जो है दूसरे स्थान पर नए पौधे उग जाते हैं। तो हवा के द्वारा होता है, उदाहरण के लिए सेजल, द्विफल, सूरजमुखी या फूल। इसके बाद दूसरा होता है पानी के द्वारा। तो जब पेड़ में से फल पानी पे गिरते हैं तो बहते हुए दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे नया पौधा उगता है, जैसे नारियल का
एरी, सॉरी नारियल का बीज। तीसरा जानवरों के द्वारा, जब कुछ जानवर जो है कांटेदार हुक की तरह संरचना होती है बीजों में, तो ये बीजों जो है जानवरों के शरीर से, खाल से चिपक जाते हैं, बालों से चिपक जाते हैं या पैरों से चिपक जाते हैं और कुछ विभिन्न दूसरे स्थानों में चले जाते हैं, जैसे यूरेना, जेंथियम आदि। ठीक है। कुछ बीज जो है फलों के साथ पक्षी द्वारा खाए जाते हैं और जब वह पक्षी जो है उड़कर कहीं दूसरे स्थानों पर जाते हैं और उनको बाहर उगल देते हैं तो वहाँ पे भी नए पौधे उग जाते हैं। तो ये था तीसरा, जानवरों के द्वारा। चौथा है फटने के द्वारा, यानी परिपक्व होने पर फल एक झटके से फट जाते हैं और फिर उसके अंदर का जो बीज होता है वह बाहर आ जाता है। जैसे भिंडी का फल होता है, जब भिंडी पक जाती है तो अपने आप बीज फट जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अरंडी, बलगम आदि। इसके बाद अगला लगता है मनुष्य के द्वारा। अब पांचवा जो है मनुष्य के द्वारा, यानी जब मनुष्य बीज के फैलाव में मदद करता है, यानी खासकर खेती कर रहा हूँ, जब मनुष्य जो है खेती करता है तो उसमें, और एक खेत में फेंकने के बजाय, देखो जब आप मक्की बीजते हो तो एक खेत में बीजते हो, अगर ट्रैक्टर के साथ बीज हो तो खेत में बीजते हो, वो जरूरी नहीं आपके खेत में होते हैं, आपके दूसरे खेतों में भी चले जाते हैं। तो आप इस प्रकार एक खेत दूसरे खेत में नए पौधे को फैलाते हो। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है बीज प्रकीर्ण की प्रक्रिया होती है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझाया होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में दिए हैं कॉलम ए, कॉलम बी, इन दोनों में मिलान करना है। तो पहला है कली मुकुल। अब ये कहाँ मिलती है? कली मुकुल होती है किसमें, आपकी पता है आपको? कली मुकुल होती है ईस्ट कोशिकाओं में। ठीक है। दूसरा है आँख। आँख कहाँ होती है आपकी? आलू में। खंडन, तीसरा है खंडन। तो खंडन कहाँ होता है आपका? खंडन होता है आपका स्पाइरोगाइरा में। पंख, पंख कहाँ होते हैं आपके? किसमें होते हैं पंख? गुलाब। बीजाणु का होते हैं आपके? डबल रोटी और मैपिल में। तो इस प्रकार जो इसको आप मिलान कर सकते हैं। इसमें पंख जो है वो मैपिल में जाएंगे बच्चों। जैसे यहाँ देखिए आप, कली ईस्ट में, आँख आलू में, खंडन स्पाइरोगाइरा में, पंख मैपिल में, बीजाणु डबल रोटी में। तो इस तरह से ये मिलान होता है। प्रश्न नंबर 10 इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। सही और गलत पे निशान लगाना है। जो सही विकल्प है उस पर टिक का निशान लगाना है। पहला है पादप का जनन भाग होता है, उसका क्या पत्ती नहीं, तना नहीं, मूल नहीं, केवल पुष्प। तो उसका उत्तर होगा नंबर 4। तो पादप का जनन भाग होता है पुष्प। ठीक है। ख नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? नर और मादा के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। परागण जनन ये नहीं होता है, निषेचन। तो उसका पहला होगा उत्तर। बच्चों इस प्रकार जो है इस चैप्टर के सारे प्रश्न हमने कर लिए। उम्मीद है मुझे आप सबको ये बच्चे प्रश्न अच्छी तरह से समझ आए होंगे और आप लोगों ने नोट किए होंगे। अब आप इसको लिखना चाहें तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं और अच्छे से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से ख़त्म होता है। हमने इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको ये अच्छी तरह से समझाया होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझेंगे और याद करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।